Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. हेलो एवरीवन। आज मैं क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसका जो पार्ट 1 है उसमें थ्योरी पार्ट रहेगा जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, जेई बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन की जेई में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्टली जेई के भी होंगे कुछ कुछ, और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके पीछे उसके जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है जो कि जेई पूछता है, तो उस पर क्वेश्चन होंगे कुछ कुछ। तो वो सेकंड पार्ट में आने वाला है। तो ये फर्स्ट पार्ट में मैं जल्दी जल्दी से रिविजन करा देता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और आगे भी अदर चैप्टर्स के भी आने वाला है, जैसे जो जो अभी अभी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैग्नेटिज्म आएगा आगे, फिर ऑप्टिक्स आएगा। ये सब का मैं जल्दी जल्दी रिविजन करा दूंगा। तो अभी शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ शुरू करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अप्लाई किया जाएगा इस पर तो ये तुरंत जो है मूव करने लगेगा। तो फिर ठीक है। और इंसुलेटर में आप लोग जानते हैं, इंसुलेटर में क्या होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है इसमें कि यदि आप उस पर एनर्जी अप्लाई करेंगे, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे भी, तो वो बस थोड़ा सा वो डेविएट होगा, बस स्लाइटली एकदम, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि सेमीकंडक्टर में आते हैं तो इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर में कि इसमें दोनों होता है, मतलब यदि टेम्परेचर बहुत कम है तो ये इंसुलेटर ऐसा बिहेव करता है, बट यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यहीं पे उसको इतना एनर्जी मिल जाता है कि वो आगे मूव कर सके। तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। तो अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और करंट डेंसिटी, ये दो टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक करंट यदि हम एवरेज निकालें तो चार्ज पर यूनिट टाइम, एवरेज निकालें इस तरह से निकल जाएगा, तो काफ़ी सिंपल है। और यदि वही टाइम जो टाइम इंटरवल है यदि उसको 10 to 0 कर दे तो फिर ये आ जाएगा d5/dq/dt। अब आता है करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी होता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम में जिसको हम यूनिट ले रहे हैं, तो उसमें कितना चार्ज मूव कर रहा है, समझ रहे हैं। तो वो उसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं कि उस एरिया जो है, उस एरिया से जो कितना चार्ज पर यूनिट टाइम पे मूव कर रहा है उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो एक डेंसिटी हो गया एक तरह से। तो इसमें क्या है, वैसे तो हम जानते हैं ये कि यदि कोई एरिया है तो उसको हम स्केलर ही मानते हैं, इसको स्केलर माना जाता है। लेकिन यदि हम कोई पार्टिकुलर एरिया कहीं चूज कर ले तो उसका तो ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह भी यूज होता है। क्या होता है, डेल्टा एस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं यदि एक स्मॉल में लिए हम, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो उसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो यदि ये हो गया हमारा ये डेल्टा एस, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया डेल्टा एस का डायरेक्शन, ठीक है। तो वही डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा फिर इसका, यदि जे डेल्टा आई बाई डेल्टा एस है तो फिर डेल्टा आई इक्वल टू ये भी आ जाएगा। अब आते हैं आगे की डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा जे डेल्टा एस कॉस थीटा। तो ये इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें क्या है कि यदि कुछ इस तरह से, यदि इस तरह से कोई गोल है इस तरह से, ठीक है, और ये ऐसा है सरफेस है, तो इसमें क्या होता है, ये सारा सरफेस हमें मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर इसके आगे जो कॉस थीटा आ जाएगा। तो डेल्टा एस से मतलब नहीं है, हमें फोकस करना है कि डेल्टा एस कॉस थीटा क्या है, ठीक है। तो डेल्टा एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा यदि इस तरह से ये सरफेस है इसका, तो जो ये आने वाला है पार्ट मीन्स कि इसका जो हम प्रोजेक्शन लेंगे, यदि सिंपल वे में समझे तो यदि इसको ऐसे कर दें हम इस तरह से, ये एरिया है ये वाला, और ये यहाँ पे एंगल जो है थीटा बना रहा है सपोज, तो ये क्या होगा, हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा कॉस थीटा आ गया, हमें सिर्फ इससे मतलब है ये वाला जो ये आने वाला है, जो इसका प्रोजेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो यदि इस तरह से है कुछ, यदि इस तरह से कुछ इस तरह से ये
और ये इस तरह से मूव कर रहा है ये यहाँ पे, और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, जो उसको टच कर रहा है ये वाला बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एरिया है बस उसी से मतलब है, और उसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा करंट निकल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है सिंपल वे में। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि डिस्टेंस यहाँ पे देखा गया, ये देखिए डिस्टेंस है कि डिस्टेंस एस इक्वल टू वी टी होता है, तो वही वी डी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिनोट किए हैं, तो डी फॉर ड्रिफ्ट यहाँ पे ले लिया हूँ मैं, और डेल्टा टी मतलब वो हो गया कि मतलब टाइम, यहाँ से यहाँ तक के बीच में टाइम, ये यहाँ पे ए लिखा हूँ, यहाँ पे बी होना चाहिए था तो लिख देता हूँ यहाँ पे बी, और ये आई इक्वल टू एन ई, ये वी डी ई, ये मतलब ये बार बार यूज होता है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं इस पर। तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्विक रिवीजन करना है, तो काफ़ी डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा क्या होता है इसका। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कर दिए, मतलब ये यहाँ पे लिख दिया मैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ई आई हो गया, और ये मिल गया, निकल गया हमारा फॉर्मूला। तो एन ई कभी कभी एन के नीचे ई डिनोट कर रहा हूँ मैं, मतलब कि वो पर यूनिट करके लिया गया है वो, तो एन ई हो गया। या फिर कभी भी हम डिनोट नहीं भी करते हैं, जैसे आगे कभी हो सकता है मैं नहीं किया होगा, कभी छूट गया होगा मेरे से। तब आते हैं रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं, लेमडा एंड टाउ। ठीक है, तो अब आते हैं लेमडा एंड टाउ क्या है। तो लेमडा क्या है कि यदि दो कोलिजन है, दो सक्सेसिव कोलिजन है, मतलब कि जो दो जस्ट ये कोलाइड किया है आपस में, तो ये जो एवरेज टाइम और एवरेज जो लेंथ हुआ उसका, उसी को हम मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है और ये जो वहाँ पे पॉइंट है, इसके बीच में जो टाइम लगा एवरेज टाइम, और ये एवरेज लेंथ कितना है उस कंडक्टर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन फ्री पाथ, और वो और ये और टाउ को हम डिनोट कर दिए रिलैक्सेशन टाइम से। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफ इज इक्वल टू एम एन क्यू ई, तो ये हो गया जैसे कि क्यू को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, क्यू को यहाँ पे हम ई लिख देंगे, वो माइनस ई, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है कंडक्टर में। तो जैसे यहाँ पे यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है चार्ज, वैसे क्यू बोल दीजिए या ई कुछ भी, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ। यदि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है और चार्ज यदि ये निगेटिव है, यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो इधर मूव करेगा ये। ठीक है, और एफ इक्वल टू हम जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन हो जाएगा हमारा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम, ये हो गया। और ए इक्वल टू हम वी डी बाई टाउ लिख रहे हैं हम यहाँ पे। क्यों लिख रहे हैं ये? क्योंकि हम जानते हैं एक्सलेशन क्या होता है। एक्सलेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, dv बाई dt भी कहा जाता है। तो इसको ये vd क्या हो गया? vd हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाउ किसका काम कर रहा है? टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या हो जाएगा हमारा? आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, और q को यदि हम e से डिनोट कर दिए तो फिर ये vd इंटू ए इंटू टाउ हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा हमारा। तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है यहाँ पे, ये तो जानते हैं हम लोग, मतलब कि काइनेमेटिक्स में पढ़े हम लोग, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट शुरू में जो था हमारा, उसको मान रहे हैं कि वो जीरो था, मतलब उसका जो इनिशियल स्पीड था वो क्या था हमारा? वो था हमारा जीरो। और एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, जिसको कि यहाँ पे मैं क्यू को ई कर दिया था, मैं पहले ही बोला था क्यू को ई यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जो कि निगेटिव भी है। तो हाफ इक्वल टू, तो यू जीरो इंटू टाइम जीरो हो गया, और हाफ ये एक्सेलरेशन में यहाँ पे लिख दिया, और टाउ को जो मैं टी को जो है वो टाउ लिख दिया यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा लेमडा, ये आ गया हमारा मीन फ्री पाथ। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ बताया था कि एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसी तरह वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेमडा यहाँ पे क्या है? मीन फ्री पाथ है, मतलब वो एक डिस्टेंस हो गया एक तरह से, और ये टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये कर दिया मैं यहाँ पे। तो यदि मैं इसको यहाँ पे टाउ से डिवाइड करूँ, मैं इसको ये वाला, इसको इस टर्म को, तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है। और डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे निगेटिव भी लगता है, यहाँ पे आके निगेटिव डिनोट किया जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वो यहाँ पे मैं पुट कर दिया और यहाँ पे ये निकल गया। ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एन ई ए, अब इसको मैं आगे बढ़ा तो फिर वी बाय एल को क्या किया मैं, वी बाय एल को क्या लिख दिया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी बाय एल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कैसे, क्योंकि डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है। डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, तो यदि वी बाय एल है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो फिर ये, तो वही मैं आगे बढ़ा इसमें। अब इसी यहीं पे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों आ जाएगा, दोनों डिफाइन हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो आई इक्वल टू एन ई वी डी हो गया यहाँ पे, और करंट इक्वल टू ये कर दिया मैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ये कर दिया, फिर जे इंटू आई इक्वल टू जे इंटू ये कर दिया, क्योंकि हमें पता है करंट डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, तो करंट अपॉन एरिया। तो ये हो गया हमारा चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो अब मुझे सिग्मा निकालना था। तो सिग्मा निकालने के लिए मुझे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट निकालने के लिए हमें ये हमको ई अलग करना था, और जो आएगा टर्म उसको हम सिग्मा बोल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे लिख दिया, और ये आ गया सिग्मा। ये होगा कंडक्टिविटी, इसका अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा रेजिस्टिविटी। तो ये यहाँ पे हो गया। अब आता है इलेक्ट्रिक पावर पे। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, अमाउंट ऑफ, ये क्या होता है कि जितना एनर्जी वो लग रहा है उसमें, वो उसका रेट, मतलब कि किस रेट से एनर्जी लग रहा है उसमें, तो उसको हम कहते हैं पावर। तो वही है, डेफिनेशन में देखें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम एज हीट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द कंडक्टर। तो तक कितना वो जितना एनर्जी यूज कर रहा है और जिस रेट से यूज कर रहा है, वही हो गया हमारा यहाँ पे पावर। ठीक है, तो यहाँ पे W इक्वल टू आई वी डेल्टा टी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और V इक्वल टू आई आर। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा टाइम से, क्योंकि पर यूनिट टाइम निकालना है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालना है, तो फिर ये आ जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर। तो आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा, ये भी आ जाता है फॉर्मूला। इसको यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा क्यू अपन टी। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा भी है, यहाँ पे हमारा भी है, और यहाँ पे भी टी ही है, तो ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। अगर हम यूनिट की बात करें तो मतलब, और क्यू इंटू वी, हम जानते हैं क्यू इंटू वी क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज होता है, एनर्जी होता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे पावर आ गया हमारा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे जो R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए फार्मूला होता है इसमें। तो इसमें जेई कैसे पूछता है क्वेश्चन की, लेंथ को दुगना कर दिया, रेडियस को घटा आधा कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, तो जो नया रेजिस्टेंस हमारा बनने वाला है वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल इस यहाँ से बन जाएगा हमारा R इक्वल टू रो एल वाई करके, एल लेंथ 2 टाइम्स कर दिया तो 2 टाइम्स कर दूंगा मैं। यदि एरिया को 3 टाइम्स किया या हाफ किया तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, और यदि रेडियस को किया तो फिर पाई आर स्क्वायर करके आर को मैं चेंज कर दूंगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये। लेकिन यदि मटेरियल में यदि कुछ डिफरेंस करता है, वो मटेरियल में कुछ अलग करता है वो, तो उसके लिए फिर हमें ये जानना ज़रूरी है, ये वाला ये टर्म ये पता होना चाहिए हमें। वैसे ये कांस्टेंट होता है मतलब हमेशा कांस्टेंट ही होता है वो, लेकिन फिर भी यदि कुछ अंदर जाकर वो चेंज करता है तो फिर इसके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टेंस, ये सिंपल है, ये तो पता ही होता है सबको। उसका अपोजिट करेंगे, इसका वो करेंगे, तो महो ओम।
अब आता है कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इफेक्ट क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दो मैं बताया था सक्सेसिव कॉलिजन, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टाइम होगा ये लोग में, ये दोनों में, ये कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गया, एनर्जी आ गया वो लोग के पास, तो वो तुरंत इसकी टाइम घट ही जाएगा। ठीक है, तब टाइम घटेगा तो फिर जो रेजिस्टिविटी उसका, तो फिर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और जब फ्रैक्शनल चेंज आएगा उसको इस तरह से डिनोट, इस तरह से बता दिया गया यहाँ पे कि डेल्टा रो अपन रो, मतलब कि ये तो मैथ्स का है कि परसेंटेज निकालने का ये तरीका है। यदि परसेंटेज निकालना हो तो फिर तो जो इनिशियल है उसको नीचे रखते हैं और जो चेंज हुआ उसको ऊपर रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंटेज चेंज आया उसमें। ठीक है, तो अब जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट देखते हैं क्या होता है। यदि ये यूनिट टाइम के लिए हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यदि ये यूनिट टाइम के लिए हुआ है तो वही जो हो गया वही हो गया हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। यदि यूनिट मतलब पर यूनिट टाइम मीन्स कि वो चेंज हो रहा है वो यूनिट टाइम पे भी हो रहा है, तो फिर वही हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब ये आ गया यहाँ पे हमारा, और डेल्टा फाई को ये एफ टी माइनस एफ नॉट करके निकाल लेंगे। तो इस पे ज़्यादा तो इससे मतलब नहीं है, मैं ये जो हो रहा है उस पर क्वेश्चन नहीं आता। ये जो है ये चीज़ है, ये वाला इस पे क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, वो भी घुमा घुमा के, मतलब कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्टली। तो ये हो गया जो फाइनल है हमारा, जो हमारा इनिशियल है 1 प्लस अल्फा टी, और ये हमारा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर ये आ गया हमारा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है, मतलब कि ऐसा है ना कि इसी की अलग अलग होता है। जैसे कि कंडक्टर में यदि हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है उसका। यदि हम कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएं हम तो उसका क्या होता है, उसका वो बढ़ जाता है वो। लेकिन यदि हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर उसका रेजिस्टेंस घटता है। रीज़न है कि ये जो है ये टर्म इसका निगेटिव होता है सेमीकंडक्टर का, और हाई भी होता है। अब आते हैं बैटरी और ईएमएफ पे। बैटरी क्या है, ईएमएफ क्या है। तो जो बैटरी होता है वो मतलब कि वो तो यदि हम केमिस्ट्री में पढ़े तो उसका एक अलग है कि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है कुछ कैथोड एनोड करके, और मतलब वहाँ पे वो लोग मतलब वहाँ पे वो वर्क करता है वो बैटरी। और ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है इसको, ईएमएफ को। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डेवलप्ड इन द बैटरी मटेरियल फ्रॉम ए टू बी एंड एग्जर्ट अ फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इन चार्ज क्यू। यहाँ पे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली कि चार्ज पे फोर्स लगाएगा ही, तो इधर फोर्स लग रहा है इस पे इस तरह से। तो वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स, बैटरी और ईएमएफ। तो बैटरी में क्या होता है, यदि इसका दो टर्मिनल है तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। An electric field E is developed in the battery material from A to B and exert a force। तो ये जो फोर्स हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लग रहा है इस चार्ज पे, जो यहाँ पे चार्ज है, और इसको हम बोल दिए यहाँ पे एफ ई। और इतने अमाउंट का एक फोर्स लग रहा है जो कि जिसे कि हम बैटरी फोर्स कर रहे हैं, और जिसका नाम दिए हम यहाँ पे एफ बी। एफ बी हो गया हमारा बैटरी फोर्स, और ये था हमारा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लग रहा था। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो एनर्जी होता है, जो वर्क डन होता है, इसको क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लिखते हैं। क्यू इंटू वी जो होता है वो एनर्जी ही होता है और वर्क डन। तो W इज इक्वल टू क्यू, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, और इसके हम इसके बराबर कर देंगे एफ बी डी बाई क्यू, क्योंकि वर्क डन हमारा W है, वर्क डन हमारा एफ बी इंटू डी है। और एफ बी इज इक्वल टू एफ ई इंटू क्यू। मैं बोला था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इधर फोर्स लग रहा है और सेम टू सेम वही उतने अमाउंट का फोर्स लग रहा है जिसे कि हम कह रहे हैं बैटरी फोर्स, ठीक है, जिसको कि एफ बी बोले थे। एफ ई इधर लग रहा है, एफ बी इधर लग रहा है, ठीक है, इधर एफ बी लग रहा है और इधर एफ ई लग रहा है इधर। तो यहाँ पे हमारा आ गया ये टर्म आ गया, एफ बी दोनों इक्वल हैं। और v इक्वल टू ई डी हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ाया गया ये डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो ये हो जाएगा। अब है कि ई एम एफ ऑफ बैटरी इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड। मतलब इसका साफ मतलब यही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो ई एम एफ है, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। लेकिन यदि टर्मिनल में कुछ एक्सटर्नल अटैच नहीं है तो बहुत सारे केस में, मतलब मैक्सिमम केस में ईएमएफ और जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों सेम होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार सेम आए। तो इलेक्ट्रो ईएमएफ का जो फुल फॉर्म है वो है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसे देख ऐसा लगता है कि ये कोई फोर्स टर्म है, मतलब कि कोई फोर्स किसी तरह का फोर्स है, बहुत तरह का फोर्स होता है, बट ऐसा नहीं है। ये है वर्क डन बाय चार्ज। ईएमएफ का मतलब है वर्क डन बाय चार्ज, तो ये फोर्स है नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड टू डिफरेंट क्वांटिटीज, ये पहले बोला मैं। तो ईएमएफ क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी फोर्स। तो वही जो बैटरी फोर्स था एफ बी, हमारा एफ बी जो बैटरी फोर्स था जो कि इधर लग रहा था, और एफ ई इसके अपोजिट में लग रहा था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आया था, वो इधर लग रहा था। तो ये जो एफ बी है हमारा, जो कि बैटरी फोर्स है, उसके द्वारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी फोर्स, पर यूनिट चार्ज पे जो इसका फोर्स लग रहा है वो हो गया हमारा ईएमएफ, जो वर्क डन किया जा रहा है वो हो गया हमारा ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, originate from the electrostatic field created by the charges accumulated on the terminals of the battery। तो ये सिंपल है कि यदि यहाँ पे चार्ज है वो इधर मूव कर रहा है, वो इधर मूव कर रहा है, मतलब कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ उसके अकॉर्डिंग जो मतलब जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसके थ्रू जो आ रहा है वो जो हुआ वो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये अलग है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं। तो ये आ गया हमारा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ फॉर सर्किट एंड करंट एनालिसिस। तो ये कुछ खास नहीं है, बस वही है कि यदि कोई नोडल है हमारा, यहाँ पे नोड, यहाँ से करंट आया, यहाँ करंट गया, यहाँ करंट गया, तो जो यहाँ पे सम है, यहाँ पे टोटल सम है जो वेक्टर सम करंट का, वो बराबर हो, वो जीरो होना चाहिए। इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में यदि हम करंट देखें तो यहाँ पे करंट जीरो आना चाहिए, बस यहाँ पे यही है। और वोल्टेज का भी यही है कि ओवरऑल सम जो है वो जीरो होना चाहिए। तो इसमें इस पे मतलब इस पे थ्योरी कुछ भी नहीं है, इस पे मेन जो भी है क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा आगे जाके, जो मेरा सेकेंड पार्ट आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फिर देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये भी सिंपल है, R इक्वल टू R1 R2 R3 यदि सीरीज में ऐड हो इस तरह से तो फिर हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। बट यदि पैरेलल ऐड हो, यदि पैरेलल हो हमारा इस तरह से ये, तो इसको हम, तो जो R1 R2 R3 है इसको हम 1/R1 R2 R3 करते हैं। अब जो है इसका जो है बहुत मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आ जाता है हमारे पास, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, बहुत बराबर आ जाएगा, जिसमें हमें बताया जाएगा कि इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मिरर सिमेट्री का यूज करते हैं। और ये बहुत सारे मेथड है जिससे कि हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे एक है जो मतलब कि इसमें इनफाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इस तरह से ऐड होके फिर इस तरह से ऐड होके फिर इस तरह से ऐड होके, तो ये जो है डॉट 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 मतलब ये चलता जा रहा है इधर से। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और सबका बराबर है, या कभी कभी क्या होता है कभी कभी बराबर नहीं होता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा भी जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो वो सब क्वेश्चन के पार्ट में आ जाएगा। तो ठीक है, तो मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में वही है कि यदि हम उसको बीच से वो देखें, मतलब कि यदि
यदि ऐसे है, एक मिनट, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है यदि हम्म, इस तरह से, यदि ये वाला इस तरह से है, तो ये होगा मिरर सिमेट्री, ये हो गया मतलब। तो ये होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये वाला रहेगा रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये फिर ये पूरा, मतलब ये भी से यहाँ कट जाएगा, ये अलग ये अलग, तो ये मिरर सिमेट्री हो गया। और फोल्डिंग सिमेट्री हो गया कि यदि इस तरह से है कुछ, और यहाँ पे अपना एक सर्किट है इधर इसका, और यहाँ पे एक साइड से ऐड हुआ यदि यहाँ पे ये, और ये साइड से यदि ऐड हुआ तो, और फिर यहाँ पे भी है, तो यदि फोल्ड करने पे दोनों एक ही लाइन में आ जा रहा है तो फिर इसको हटा दिया, उसको हटा दिया जाता है। तो ये हमारा फोल्डिंग सिमेट्री। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे। ये जस्ट वैसा है कि जैसे हम पहले देखे थे ये रेजिस्टेंस का कि R1 R2 R3 करके, बस वैसा ही है ये। तो इसमें जो जो सीरीज वाला उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता, वो तो नॉर्मल है, नेट EMF टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं और E1 E2 E3 R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, तो ये सिंपल हो जाता है। बट यदि पैरेलल में आए तो पैरेलल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है उसमें, कि यदि आपका पैरेलल है तो फिर उसके लिए क्या है कि E1/R1 E2/R2 E3/R3 बाय 1/R1 1/R2 R3 इस तरह से किया जाता है, मतलब इस तरह से इसका निकाला जाता है ये। तो ये फार्मूला से है तो इनको रटना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे कि रिमाइंड हो जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, पावर पे आते हैं। वैसे तो पावर में पहले ही पढ़ चुका हूँ, वो आगे पिछले में पढ़ चुके थे हम पहले। तो पावर में फिर यहाँ पे देख लेते हैं पावर। यहाँ पे दूसरा टर्म यूज किया गया है, पावर इक्वल टू दिया गया है dQ/dt इंटू वी। तो Q इंटू वी क्या होता है, Q इंटू वी होता है हमारा एनर्जी, और नीचे dt मतलब क्या हुआ, टाइम हुआ। तो एनर्जी अपॉन टाइम मतलब जिस रेट से वर्क हो रहा है, जिस रेट से एनर्जी खर्च हो रहा है, उसको हम कहते हैं पावर। तो किलोवाट वाट है, और इसको यदि हम इस तरह से लिखे तो VI भी हो जाएगा। तो ये पहले भी देखे थे। और एक लॉ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि जैसे कि हम कुछ भी यूज करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ यूज करते हैं जिसमें कि करंट आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वो हीट होने लगता है। वो मतलब कि जैसे हम करंट वायर भी देखें, कहीं भी यदि करंट आ रहा है तो वो हीट होने लगता है। इसी का एक उदाहरण है, वो परफेक्ट एग्जांपल है, जिसपे हम आयरन करते हैं वो हीट होता है, जिसपे हम खाना बनाते हैं वो हीट होता है, जबकि उसमें हम करंट देते हैं बट वो हीट होता है। तो एक्चुअली वो सब तो खास करके बनाया जाता है उस तरह से कि उसका जो हीट एनर्जी है उसका हम यूज करें। तो जो एक नॉर्मल वायर है भी वो गर्म हो जाता है, तो उसका वो जो गर्म होता है वो किस रूल को फॉलो करता है, वो डिफाइन करता है हमारा जूल्स लॉ। तो जो यहाँ पे उसके जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो इसके अंदर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बहुत बहुत वो रोल है, क्योंकि जितना उसको रोकेगा उतना मतलब उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा हीट आएगा उसको। और जो करंट है वो उसका स्क्वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जा रहा है हमारा I²RT। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो यूनिट है इसका हीट का, एक हम जूल ले लें या मतलब एक या कैलोरी ले लें। तो यदि जूल लेते हैं SI में, तो फिर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हमारा 1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q = I²RT, और ये हमारा किस में, ये हमारा है जूल में। और यदि हम कैलोरी में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/J से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है हमको। तो ये सिंपल है, 1/J का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे सीधी है कि यहाँ पे जूल को कैलोरी में, कैलोरी को जूल में बदल रहे हैं। वैसे इसमें कुछ है नहीं और कुछ। अब आता है कि सर्किट में पावर ट्रांसफर थ्योरम पे, कि इस पे तो ये नॉर्मल है, ये सब तो ये मतलब कि ये तो अब जानते हैं पावर = I²R हो जाएगा, क्योंकि पावर = V × I हम पहले पढ़ चुके हैं। और V क्या होता है, IR। तो V = IR, ये IR यदि होता है तो ये I²R हो ही जाएगा, ये वाला। तो ठीक है, ये पूरा, तो ये सब ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम कब आ रहा है, मतलब मैक्सिमम पावर कब आएगा, मतलब कि जो इसमें जैसे मैक्सिमम पावर के लिए आखिर ऐसा क्या हम ले, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या ले, या रेजिस्टेंस मतलब कि किसके अकॉर्डिंग हम ले कि जो यहाँ पे पावर है वो हमारा जीरो, वो हमारा मैक्सिमम है। तो ये मैथ्स में जो कैलकुलस है उसका ये पार्ट है कि यदि कोई फंक्शन है उसमें से समथिंग
काम से मुझे मतलब कि देखना है कि किस एक्स के वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम आ रहा है उस फंक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पे वो थ्योरी अप्लाई करके हम डी पी बाई डी आर इक्वल टू जीरो किए हैं। तो यहाँ पे आर इक्वल टू आर आया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया है कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यदि वो रेजिस्टेंस हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर के यदि बराबर हो जाता है, तो हमारा जो आउटपुट जो पावर ट्रांसफर आ रहा है वो मैक्सिमम रहता है। तो ये एक जनरल मतलब चीज़ है याद करने के लिए, ये याद रहना चाहिए हमेशा। तो इस तरह का बहुत लंबा सर्किट भी दे सकता है, और जेई में इस पे क्वेश्चन आ रहा है, आ चुका है बहुत बार। ठीक है, अब आगे देखते हैं एनर्जी एंड पावर। एनर्जी में देखा था, वो पहले भी देखे थे हम इस पे। तो टोटल एनर्जी इन दिस कंडक्टर, इसके लिए क्या करेंगे, मैं बोला था कि जो एनर्जी होता है वो Q इंटू वी होता है। ये रिफ्रेस्टिंग पर है, पहले ही पर है। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज वहाँ पर ट्रांसफर हुआ और उसके मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, उसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है हमारा एनर्जी आता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इस टर्मिनल के बीच में, एक टर्मिनल ए है हमारा, एक टर्मिनल बी है हमारा। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा वी ए माइनस वी बी, ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू द कंडक्टर, ये होता है ना मतलब कि किधर फ्लो करेगा वो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यदि हमें एनर्जी निकालना है तो हायर टू लोअर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, Q इंटू वी बी माइनस बी है, तो ये है। और इसको यदि हम इससे करें तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। लेकिन इसको हम यदि गौर से देखें तो ये क्या है, Q डेल्टा भी माइनस Q भी डेल्टा है, मतलब कि यहाँ का एनर्जी जो कि हमारा Q डेल्टा वी बी है, जो यहाँ का हमारा एनर्जी है, और जो हमारा यहाँ का एनर्जी है उसको हमने माइनस कर दिया है। तो इससे निकल गया, इस टोटल का एनर्जी निकल गया कि ये टोटल कितना था। तो ये हमारा आ गया माइनस Q डेल्टा वी। तो इस पर क्या होता है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और इस पर क्या होता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे आपका आंसर ये दिया आ रहा है, कैलकुलेट आप कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है Q इंटू डेल्टा वी आर आपका है माइनस 5.36, सपोज आपका वहाँ पर आ गया। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में माइनस रहेगा, माइनस 5.36 प्लस 5.36, और कुछ और रहेगा इस तरह से कि +6 या -6, इस तरह से। तो उसमें आपको जो ये साइन है, ये साइन पता होना चाहिए, और ये साइन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम किसको, कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है, कहाँ पे एनर्जी अधिक है, कहाँ पे एनर्जी कम है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो साइन है वो कैसे ले रहे हैं हम। तो और इसी पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा लास्ट का जो साइन आ रहा है यहाँ पे हमारा, वो साइन क्या है। तो अभी ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये लास्ट टॉपिक हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन बहुत आसान आता है इसमें, मतलब कि आपको सिर्फ कुछ थोड़ा सा याद रखना पड़ता है आपको, बस 2-3 चीज़ें हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। तो खैर बहुत आसान है। तो एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, और उसमें जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। जो हमारा पोटेंशियोमीटर होगा और मीटर ब्रिज होगा, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा काम आएगा, इसलिए मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पहले नहीं लिया हूँ। तो ठीक है, देखते हैं इसमें। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि ये डेल्टा जी है और ये डेल्टा आई है। तो ये गैल्वेनोमीटर बहुत सिंपल हो गया। अब ये कॉम्प्लिकेटेड बनता है आगे जाके, जब इसमें हम सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं हम, तो ये बन जाता है वोल्ट मीटर। और यदि पैरेलल में यदि शंट रेजिस्टेंस हम इसमें ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा एमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है करंट का। यहाँ पे हम करंट के थ्रू निकालते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू निकालते हैं। तो सपोज कि आई करंट दिए और जो कि n टाइम्स आई जी है, तो आई जी इंटू जी प्लस आर इजक्वल टू एन इंटू आई जी इंटू जी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे हम आई लिख दे सकते हैं, आई, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, आई, और आई इक्वल टू हम एन आई जी माने हैं, ठीक है। तो आई जी इंटू जी प्लस आर, एन आई जी इंटू जी, तो जी इससे हमें पता चल जाएगा कि आर क्या होने वाला है, आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा जी एन माइनस वन। तो बस यही निकालना है। इस पे इतना इतना इजी क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है आपको, डायरेक्ट इसमें टर्म निकालने के लिए दे दिया जाता है, जी निकाल लो, एन निकाल लो, आर निकाल लो, मतलब बहुत सिंपल इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं मीटर में। मीटर में क्या है, मैं बताया था यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट देख रहे हैं कि आई जी इंटू जी, जैसे कि यहाँ से आई जा रहा था, ठीक, जिस तरह यहाँ पे बाद में फिर आई गया ना, तो यहाँ पे आई गया करंट, तो ये क्या हुआ कि इधर थोड़ा इधर जाएगा, ये करंट इधर गया, कितना गया, आई माइनस आई जी, क्योंकि इसमें फिक्स है कि आई जी इंटू आई जी ही जाएगा। ये यहाँ भी वही है कि आई जी ही जाएगा, जैसे कि आई जी में क्या हो रहा है ना, ये आई जी मतलब होता है ना कि जहाँ पे कि आपका गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन बता रहा है, जैसे कि दो है तो दो ही है, अब कितना भी करंट इसमें देते हैं ना हम, कितना भी देते हैं तो भी वो दो ही शो करेगा। तो अगर यदि गैल्वेनोमीटर का लिमिट 3 है तो उस करंट पे आई जी पे हमेशा वो 3 ही शो करेगा। तो आई जी जो है वो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो आई जी जो है इतना, यदि दो पे डिफ्लेक्शन अगर यदि दिखा रहा है तो इतना जाएगा इधर, और उसके बाद जो बचेगा वो इधर से पास करेगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देख ले यहाँ पे भी देख ले करंट का कि इधर करंट जाएगा, थोड़ा उधर उधर करंट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या हो, दोनों सेम रहने वाला है। तो आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी इंटू एस। और यहाँ पे भी क्या है कि, और यहाँ पे भी वही है कि आई इक्वल टू एन आई जी में ले लिया कि सपोज एन टाइम्स है, तो अब देख लेते हैं कि एस क्या होने जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया हमारा, ये आ गया एस जी एन माइनस वन। अब इस पर आपको एस दे दिया जाएगा, एन निकाल लो, जी दे दिया जाएगा, कुछ भी निकाल लो इस तरह से, ये माइनस यहाँ पे। तो सिर्फ ये याद रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आता है पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज पे। अब इस पे क्या है, हम जानते हैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह से, ये ठीक है, ये R1, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 करके होता है। और जिसमें कि करंट यदि यहाँ से अगर कुछ भी हो तो यहाँ का क्या होता है, यदि यहाँ पे कुछ भी ऐड हो या कोई भी करंट, कोई भी कुछ भी ऐड हो, रेजिस्टेंस ऐड हो या कोई इक्विपमेंट ऐड हो, कुछ भी, तो वहाँ पे जो क्या होता है, इसमें जो करंट जीरो हो जाता है यदि इसका ये दोनों का रेशियो यदि बराबर हो जाए, ठीक है, ये दोनों का रेशियो यदि बराबर हो जाए तो जो यहाँ पे करंट है वो जीरो हो जाता है। तो ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा यहाँ पे मीटर ब्रिज। तो ये यदि R बाय एक्स और L बाय 100 माइनस L यदि बराबर है तो इसके जो थ्रू जो जी पास होगा वो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो, ठीक है। और इसको जो मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है कि जनरली इसमें क्या होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर लिया जाता है। ये जो ये वाला है, ये भी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसमें कि ये जॉकी लगा हुआ है। हम इसको कहीं से चेंज कर सकते हैं, कभी यहाँ कर सकते हैं, कभी यहाँ कर सकते हैं, कभी यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके लिए हमारा ये एल हो जाएगा और ये हमारा 100 माइनस एल हो जाएगा। तो उसके लिए सर अलग अलग है, तो अभी यहाँ पर ऐड है एक, मतलब ऐसे ही। तो R बाय एक्स L बाय 100 माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर पे। मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन आए ना आए, पोटेंशियोमीटर बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारा। इसमें मतलब कि इसमें ऐसा भी है कि आपको घुमा दिया जाता है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर बैटरी है, तो इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो हमारा एक्स है, जहाँ पे कि हमारा ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जिसके लिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ता है, जिसमें कि हमको यदि हम सिर्फ लेंथ निकाल देंगे, सिर्फ लेंथ निकाल लेंगे
और पोटेंशियल यहाँ का निकल जाएगा। यदि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है यहाँ का, तो सिर्फ उसको हम 50 सेंटीमीटर इंटू 5 कर देंगे, तो ये यहाँ हमें यहाँ का जो है पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा हमें। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ता है इसमें, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर में। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्या होगा कि आपको यदि ES निकालना है, ES क्या है, मतलब कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है। तो जो यहाँ पे होगा यहीं पे होगा। यदि करंट इसे फॉलो नहीं कर रहा है, यदि ये जो जॉकी है यहाँ पे लगा हुआ, इससे यदि करंट फॉलो नहीं कर रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस किया है वही पोटेंशियल डिफरेंस किया। तो ये निकालना है तो ये इक्वल टू 5 × x कर दीजिए, या फिर इसको यदि उल्टा कर दिया जाए कि यदि 0 हो रहा है तो फिर यहाँ पे कितना है, तो वो भी निकाल सकते हैं हम। या यहाँ पे इतना है और 0 हो रहा है तो ये लेंथ कितना है, ये जॉकी कितना दूर यहाँ पे इससे कितना दूर पे है, तो ये निकाल सकते हैं हम। तो ये अलग अलग है। और फिर आगे आते हैं। फिर आगे क्या होगा कि यदि 2 ऐड कर दिया जाए, यहाँ पे सपोज E1 है, 2 बैटरी ऐड कर दिया जाए, ठीक है, दोनों का अलग अलग। तो यहाँ पे क्या है कि किसी का जो इसका जो है जॉकी 0 किसी और लेंथ पे होगा, इसका जॉकी किसी और लेंथ पे 0 होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम रेशियो के बारे में बात करें, ES1 ES2 के बारे में बात करें, तो ये 5 ही आएगा, मतलब 5 फिर कट ही जाएगा फिर ये, ठीक है। तो फिर L1/L2 ही हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं कि R एडेड लेंथ। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया हूँ इसको, आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे मतलब ये थोड़ा ये गलती हो गया था मेरा, ये वाला, इसको मिटा देना सही रहेगा। ये ऐसे ही है, ये गलती से हो गया था। और ये भी हटा ही देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो अब आते हैं ES - IRS, दो चीज़ें हैं। पहले कितने पे था, पहले हमें पता था कितने पे, पहले 5L1 था हमारा, जो ES1 था वो कितना था, ES था 5L1 था, ठीक है। लेकिन अब यदि ऐसा कर दिया जाए ना कि आपको ये पूछ सकता है आपका कि RS कितना है, अब RS बताओ आप। यदि हम पहले रेजिस्टेंस ऐड नहीं किए थे तो किसी और लेंथ पे हमारा 0 आ रहा था, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर दिया हूँ तो किसी की जॉकी को किसी और पे 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है G में, जो यहाँ पे दिखाएगा, शो करेगा ये गैल्वेनोमीटर एक कि कितना दिखा रहा है। यदि कभी वो L1 पे दिखा रहा है तो कभी L2 पे दिखा रहा है, तो हम रेजिस्टेंस ऐड किए तो L2 पे दिखाने लगा, मतलब कुछ डिफरेंस हो गया, कुछ लेंथ में कुछ डिफरेंस आ गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए ES - IRS कर देंगे। तो ES - IRS जो इसमें करंट फॉलो किया, वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तभी करंट फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी रहेगा, यदि ये आया निकालने के लिए तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी रहेगा, यदि इस तरह का क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो I पास किया इसे, तो ES - IRS 5L2, और इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 5L2, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, इसका 5L2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका पहले से दिया हुआ है कि 5L1 हो जाएगा। तो फिर यदि हम आगे बढ़े, IR = 5L2 कर दिए, ES = 5L1 हो गया। मतलब वही है कि यहाँ से I करंट पास कर रहा है हमारा यहाँ से, तो I × R पोटेंशियल निकला, और वो यदि 0 हो रहा है तो कितना पे होगा, वो L2 पे होगा, कोई और डिस्टेंस पे, तो IR = 5L2। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा करंट पास कर रहा है, यहाँ से करंट हमारा जा रहा है इसमें, तो इसमें क्या होगा कि IRS - ES करके जो आएगा और वो उसका जो है वो 5L2 है उसका भी। लेकिन ES का अकेले कितना था, ES अकेले का 5L1 था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर ये निकल जाएगा हमारा। तो ये ख़त्म हो गया, इसमें क्विक रिविजन से ख़त्म हो गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब अगले बारी मैं इसका कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ठीक है।